हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसकी हम डेफिनेशन हमें पता होना ज़रूरी है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो वही इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है उसी का आगे की पार्ट की वीडियो है। स्टूडेंट्स, इसे प्रीवियस पार्ट्स करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर इनकम टैक्स जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इनकम। हम कुछ डेफिनेशन करेंगे अंडर सेक्शन 2 and 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट हैव बीन गिवन, सम ऑफ विच आर एज फॉलो। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी इनकम, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। Income is one of the important terms of Income Tax Act as income tax is charged on the income of the person। देखो, इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो इनकम के ऊपर ही चार्ज होता है। This term has not been defined in the Income Tax Act एक्सेप्ट दैट इट स्टेट एज टू वट इज़ इंक्लूड इन इनकम। ये टर्म नहीं डिफाइन होती इनकम टैक्स के अंदर, ये डिफाइन होता है कि इनकम में आता क्या क्या है। अंडर दिस सेक्शन इनकम इंक्लूड, इस सेक्शन के अंदर इनकम में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम करेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्वेश्चन में जो जो इनकम दी जाती है आपको पता होना चाहिए कि ये इनकम के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं होगी। अगर आपको ये पता होगा कि इनकम में ये चीज़ें आती तभी आप उसे इंक्लूड कर पाओगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए इनकम में क्या क्या आता है। फर्स्ट वन प्रॉफिट एंड गेन्स आते हैं, सारे डिविडेंड्स आते हैं। थर्ड वन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज। एक ट्रस्ट बनाया हुआ है आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है आपको वो सभी किस में आएगा, आपकी इनकम में आएगा। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के थ्रू जो भी पैसा आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। बाय गेम और स्पोर्ट एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो पैसा आएगा। एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो भी कंट्रीब्यूशन के रूप में पैसे आएंगे वो सभी इनकम में गिने जाएंगे। द वैल्यू, फोर्थ है द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड के अंदर जो भी परक्यूजिट्स आपको मिलते हैं एज अ प्रॉफिट इन ल्यू के बेस पर, मतलब प्रॉफिट इन ल्यू के रूप में जो आपको पैसा मिलता है वो सैलरी के अंदर, सैलरी हेड के अंदर आपकी इनकम के रूप में आ जाएगा। और कोई भी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट स्पेशली ग्रांटेड टू द असेसी टू मीट हिज एक्सपेंसेस होली नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अपनी ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस के लिए उसको जो एक्सपेंसेस मिलते हैं अपनी कंपनी से या फिर जहाँ जो काम कर रहे हैं या फिर स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, कोई बेनिफिट मिलते हैं, वो भी आपके इनकम होते हैं। आगे है 6 एनी अलाउंस ग्रांटेड टू असेसी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर द देखो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलते हैं जब हम दूसरे जहाँ पर हमें जॉब करनी होती है वहाँ जाकर रहते हैं और कंपनी हमें अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, सपोज करो वहाँ पर जाकर रेंट पे घर लेना पड़ेगा या कुछ है तो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है। तो जो अपने खुद के एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पर वो कंपनी हमें पे करती है तो वो भी इनकम में माना जाएगा। आगे देखिए द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट्स विच इज़ ऑब्टेन बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, यानी कि जो असेसी पर्सन है उसको अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका जो भी वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट है, कोई परक्यूजिट ले रहा है जो रिप्रेजेंट असेंसिटिव, वो भी इनकम टैक्स के अंदर इनकम मानी जाएगी। एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, यानी बिजनेस और प्रोफेशन से जो भी आप इनकम कमा रहे हो वो जो है इनकम टैक्स के अंदर इनकम मानी जाएगी। एनी कैपिटल गेन, कोई भी आपको कैपिटल गेन हुआ है, लाइक आपने अपनी बिजनेस की, आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी बेच दी तो आपके पास कैपिटल गेन होगा। द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कैरिड ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी प्रॉफिट या गेन आपको अपने बिजनेस के इंश्योरेंस के थ्रू मिला है वो भी आपकी इनकम कहलाएगी। कोई भी लॉटरी वगैरह, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉम गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर वट्स एवर। एक्सप्लेनेशन, लॉटरी क्या होती है, विनिंग प्राइजेस फ्रॉम अवार्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रा ऑफ लॉट्स। लॉट्स
के ड्रॉ लगाए जाते हैं, जिसकी निकलती है वो लॉटरी लग जाती है, उसको फिर बाद में पैसे मिलते हैं। कार्ड गेम एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट इंक्लूड्स एनी गेम शो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और टेलीविजन और इलेक्ट्रिक मोड इन विच पीपल कम्पीट टू विन प्राइजेस। जैसे सपोज कीजिए कार्ड गेम, अदर गेम टेलीविज़न पे खेले जाते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी अगर मान लो कोई अगर इनकम जीत के लाता है तो वो इसकी इनकम में इंक्लूड होती है। इसके ऊपर 30% डिस्काउंट, वो 30% इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो इनकम टैक्स रेट लॉटरी, पजल्स और कोई अदर गेम्स पर कितनी है, 30% रेट है, ठीक है। आगे है एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और एनी फंड सेटअप अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच एम्प्लॉयज़। कोई भी सम एक एसएससी ने रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयज़ से, जैसे कि जो भी प्रोविडेंट फंड सबमिट होता है, वो आगे सुपर एनुएशन फंड मिलता है, वो सब चीज़ क्या है हमारी इनकम में ऐड होगा। एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम रिसीव्ड बाय वे ऑफ बोनस और सच पॉलिसी। देखिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी उस वन पर्सन की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और की पर्सन होता है कि उसके बिना काम नहीं चलता और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उसकी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाती है। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी उस पर्सन को जो भी लाभ होता है, बेनिफिट होता है, वो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। आगे देखिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय ए पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज़ और वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ फर्स्ट पर्सन और कनेक्टेड इन एनी अदर मैनर विद द पर्सन। वो एम्प्लॉय होगा उसका और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा हो तो उसको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाती है। द सम ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज एक्सेसिबल एज फॉलोज। व्हेन द सम रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन who has taken the policy it is accessible under the head profit and gains of business or profession। देखो अगर ये कीमैन पॉलिसी से कोई अगर पैसा आपको ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होता है तो उसको किस कौन से हेड के अंदर डालेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर डालेंगे। लेकिन व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय को खुद को रिसीव होता है तो वो उसकी असेसेबल एज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। हमने बात करी थी ना, कोई भी प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी अगर आता है तो वो इनकम में डाला जाता है, सैलरी हेड के अंदर आता है, ठीक है। कि सैलरी के अलावा कोई चीज़ आई है हमारे पास प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो वो चल जाएगा प्रॉफिट्स इन ल्यू सैलरी में और सैलरी हेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। When the amount is received by a person where an employer-employee relationship does not subsist, चेयरमैन और डायरेक्टर, चेयरमैन और डायरेक्टर जैसे हैं उसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है, किसी ने किसी को एक दूसरे को वो नहीं दे रखी, एम्प्लॉई जॉब नहीं दे रखी, ठीक है। इट इज़ एक्सेसिबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उस रिलेशन में जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं रहा तो इसको कहाँ इनकम माना जाएगा, कौन से हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड के अंडर इनकम माना जाएगा इसको। तो फर्स्ट केस में इसको प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इस हेड के अंडर लिखा जाएगा। सेकंड केस में जब एम्प्लॉय रिसीव करता है तो इसे सैलरी हेड के अंदर लिखा जाएगा, और जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है तब जाके ये पैसा प्राप्त किया जाता है तो इसमें क्या होता है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किया जाएगा, ठीक है। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स of any business of banking including providing credit facilities credit owned by a cooperative society with its member। ये जो भी प्रॉफिट्स और गेन जो भी किसी बैंकिंग कंपनी से आपको मिले हैं वो भी आपके जो हैं इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे। एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर इशूइंग शेयर एज एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की बढ़ जाती है उससे जो इनकम होती है वो भी आपकी इनकम में काउंट होती है। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एंड सच नेगोशिएशन फेल्स द अमाउंट्स ऑफ फॉरफिटेड। कोई भी सम और मनी रिसीव किया है एज ए एडवांस के रूप में इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन के लिए आपने आज कोई काम कुछ चीज़ सेल परचेज कर रहे थे उसके लिए नेगोशिएशन किया है और उसके लिए एडवांस में मनी पेमेंट कर दी है तो ट्रांसफ़र कैपिटल एसेट ताकि आगे आपको कैपिटल एसेट जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। एज सच नेगोशिएशन फेल्स द अमाउंट्स ऑफ फॉरफिटेड। अगर वो नेगोशिएशन फेल हो जाती है मतलब वो कैपिटल एसेट आपके पास नहीं आती है तो जो अमाउंट होगा वो फॉरफिट कर दिया जाएगा, अपने पास जब्त कर लिया जाएगा। इफ़ द असेसी रिसीव्स इन कैश और काइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी और बॉडी और एजेंसी इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। अगर असेसी कोई भी कैश के इक्विवेलेंट या फिर कैश सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त करता है तो वो भी उसकी इनकम मानी जाती है।
तो यानी कि कोई सब्सिडी वगैरह प्राप्त करता है, लेकिन सब्सिडी में जो एलपीजी की सब्सिडी होती है वो इनकम नहीं मानी जाती। ठीक है, आगे देखिए, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और for inadequate consideration by any person from any person or person on or after 1/4/2017 for details। कोई भी देखो, अगर ये भी इनकम मानी जाएगी कि आपको या तो मनी मिली है या फिर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मिली है, किसी और पर्सन से आपको रिसीव हुई है विदाउट कंसिडरेशन, आपको उसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ी, तो उसकी जितनी भी अमाउंट होगी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मतलब कि आपको उसके लिए पैसा नहीं चुकाना पड़ा, आपको एक क्या मिल गई, वैल्यू प्रॉपर्टी मिल गई उसकी बिना पैसे चुकाए हुए, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, वो आपकी इनकम कहलाएगी। कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। देखो, जब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है तो उसके बाद जो पैसा मिलता है, टर्मिनेशन कंपनसेशन मिलता है, यानी पेमेंट मिलती है, वो भी सारी इनकम होती है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है इन्वेंट्री की, जब वो डेट में उसको कन्वर्ट जिस डेट में वो कन्वर्ट की जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल एसेट। जैसे मान लो कैपिटल एसेट को अगर हिस्टोरिकल वैल्यू पे लिखा हो गया और उसको दोबारा से जब लिखा जाता है, उसको काउंट किया जाता है कि उसकी रीवैल्यू क्या है, रीवैल्यूएशन किया जाता है जब उन एसेट्स का, तो जब ज़्यादा अमाउंट में उसकी रीवैल्यू निकलती है तो वो इनकम कहलाती है। ठीक है, आगे है कंसेप्ट ऑफ इनकम। द अबव डेफिनेशन ऑफ इनकम इज नॉट कंक्लूसिव, इट इंक्लूड सम अदर रिसीट आल्सो विच आर ऑर्डिनरी ट्रीटेड एज इनकम। इन फैक्ट इनकम मीन्स एन मॉनेटरी इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेज विद सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी। दिस डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम आर, देखो मेन इनकम के डेफिनेट सोर्स क्या है, 5 हेड हैं। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड हैं जो डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम हैं। तो बिसाइड दिस देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इनकम। भाई इन 5 के अलावा कुछ और भी रूल्स हैं। फर्स्ट क्या है, देयर शुड बी डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम का जो सोर्स है डेफिनेट होना चाहिए। एंड इनकम अर्न वेदर लीगली और इलीगली। देखो इनकम टैक्स के अंदर अगर आप इनकम कमाते हो, चाहे वो लीगली कमाते हो चाहे इलीगली कमाते हो, इनकम टैक्स के अंदर वो ऐड होती है और टोटल इनकम में वो ऐड होती है और उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, आगे है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इनकम शुड बी रिसीव्ड रेगुलर। जो ही नहीं है कि वो रेगुलरली रिसीव हो आपको, ठीक है, मंथली, पेरियोडिकली, ठीक है। लंप सम रिसीव्ड कैन आल्सो बी इनकम। लंप सम में एक अमाउंट अगर आपको रिसीव हो गया तो भी वो इनकम ही है, जरूरी नहीं है कि वो चीज़ एक इंस्टॉलमेंट पे की जाए। इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। अगर देखो इनकम है आपको सिर्फ इंडिया में से नहीं, आउटसाइड इंडिया भी रिसीव हो सकती है। ठीक है, आगे है, इट इज़ नॉट असेंशियल दैट द इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ मनी। जरूरी नहीं है कि मनी की फॉर्म में आपको इनकम रिसीव हो, मनी के इक्विवेलेंट या काइंड ऑफ मनी भी आपको रिसीव हो सकती है, फिर आप उसको मॉनेटरी टर्म में चेंज करके एज अ इनकम लिख सकते हो। टेम्परेरी और परमानेंट इनकम, वेदर द इनकम इज टेम्परेरी और परमानेंट, इट इज़ इमैटेरियल फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो इनकम टेम्परेरी है, परमानेंट है, इनकम टैक्स से नहीं मानता, वो उसके लिए इमैटेरियल है, उसके ऊपर तो बस क्या है, टैक्स लगेगा। ठीक है, इफ एन एसएससी हैज़ अर्न एन इनकम बट नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इट, इट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द एसएससी। देखो अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगी, उसकी इनकम कहलाएगी, क्योंकि वो उसे अर्न कर चुका है। ठीक है, रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस नॉट इनकम। देखो अगर आपको कंपनी ऐसे एक्सपेंसेस देती है जो आप पहले पे कर चुके हो, मान लो आपको कहीं दूर जाना है, उसमें ट्रेन का खर्चा आता है, ट्रेन की आपने टिकट ली खुद ने, और जो भी खाने पीने का खर्चा है वो आपने किया, और उसके बाद वो आपकी रीएम्बर्समेंट की जाती है आपकी कंपनी के द्वारा, तो वो आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके जेब से पैसे लगे हों, वो आपको वापस मिले हैं। ठीक है, तो रीएम्बर्समेंट ऑफ मनी इज़ नॉट द इनकम। Where under an legal obligation a charge is credited on the income of person, then to the extent of such charge it will be deducted from his income। जहाँ पर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, आपका दायित्व बनता है, तो उसमें चार्ज क्रिएट होता है ऑन द इनकम ऑफ पर्सन इनकम की पर्सन के ऊपर। देन टू एक्सटेंट ऑफ सच चार्ज, उसकी चार्ज की सीमा तक इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज इनकम, उसकी इनकम से उसे डिडक्ट कर लिया जाता है जितना भी चार्ज क्रिएट होता है उसके लीगल दायित्व से।
ठीक है। रिसीट ऑन अमाउंट ऑफ धर्म गौशाला एटसेट्रा इज नॉट इनकम। कोई भी धर्म के काम पे और गौशाला एटसेट्रा के लिए जो भी पैसा अगर आपके पास रिसीव होता है वो इनकम नहीं माना जाता। आगे है पिन मनी रिसीव बाय वाइफ को अगर उसका हस्बैंड उसको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए स्मॉल सेविंग्स के लिए कुछ पैसे देता है तो वो लेडी की इनकम में काउंट नहीं होगा। डिस्प्यूटेड इनकम, कोई भी डिस्प्यूटेड, जैसे मान लो एनी डिस्प्यूटेड रिगार्ड द टाइटल ऑफ द इनकम कि भाई किसके हैं ये पैसे, उसके रिगार्डिंग अगर आपको पता नहीं है कि ये डिस्प्यूटेड मनी किसकी है तो विल नॉट पोस्टपोन और हेल्ड अप द असेसमेंट ऑफ सच इनकम, इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट ऑफ सच इनकम। तो ये किसके हाथों में किसको इसकी इनकम जो है टैक्स भरना पड़ेगा, जिसके हाथों में अभी वो ये इनकम है, ठीक है। डिस्प्यूटेड इनकम जिसके हाथ में है, रेसिपेंट ऑफ द डिस्प्यूटेड इनकम इज द असेसी ऑफ द इनकम, ये लगा लीजिए। आगे है डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम को डाइवर्सिफाई करना और फिर उस पर अप्लाई करना। देखिए डाइवर्जन ऑफ इनकम मीन्स दैट द इनकम इज़ डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन अंडर सम लीगल ऑब्लिगेशन। कुछ लीगल दायित्व की वजह से जो इनकम है वो बांट दी गई है अदर पर्सनस को, अंदर किसी एक पर्सन की इनकम। इफ़ आफ्टर रिसीविंग द इनकम इट इज़ गिवन टू समवन एल्स इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जब आपको इनकम रिसीव हो जाएगी फिर आगे किसी को वो दी जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सिमिलरली इफ़ द इनकम इज़ डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन वॉलंटरी, अगर किसी को ऐच्छिक रूप से अपने मन से डाइवर्ट की जाएगी अगर इनकम, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलेंगे हम, क्योंकि हमने उस इनकम को आगे अप्लाई किया है। वेयर बाय एन ऑब्लिगेशन इनकम इज़ डाइवर्टेड बिफोर इट रिचेज द असेसी, इट इज़ डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर आपका एक ऑब्लिगेशन बनता है और इनकम आपसे कमाई जाती है और कमाने के बाद आप तक ना पहुंचकर वो सीधा जिसको वो इनकम देनी है उस तक पहुंच जाती है तो वो इनकम डाइवर्सिबल कहलाएगी, उस पर टैक्स आप नहीं पे करोगे क्योंकि वो आपके हाथ में आने से पहले ही जिसको देनी थी उसके पास चली गई, इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इनकम अगर 14 देखिए, इनकम में भी इन प्लस और माइनस, इनकम प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। माइनस इनकम मीन्स लॉस, माइनस इनकम को लॉस बोलते हैं हम। हैंस लॉसेज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ इनकम, इसलिए लॉसेज भी इनकम के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनकम की जो हेड है उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं इंक्लूड होता। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।